हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिमेथिक्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास जो इसका चैप्टर सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट कराया, ठीक है। और जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, फोर्स से और देख लेना, क्योंकि एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कि बहुत तगड़े क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें से, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पास क्या है कि जनपद क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा स्थान जहाँ एक ही संस्कृति के लोग निवास करते हैं, उसी को जनपद कहते हैं, ठीक है। जनपद का कोई राजा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, जनपद की अपनी सेना नहीं होती, जनपद की कोई राजधानी भी नहीं होती है, ठीक है। जनपद की बाहरी सीमा नहीं होती है। तो इतना ध्यान क्या चलना है, ठीक है। दूसरी बात, महाजनपद क्या होता है। कह रहे कि सभी जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बनता है, ठीक। इसमें इतनी बातों को याद रखे चलना है। अगली बात, कह रहे कि मौर्यकाल इतिहास को जानने के स्रोत, जो मौर्यकाल है, ठीक है, मतलब मौर्यकालीन जो इतिहास है उसको कैसे कैसे जान सकते हैं। पहला, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें से, और मैग्निस्द की इंडिका से, और विशाखदाता का मुद्रा राक्षस, और शूद्रक का जिसको बोलते हैं कि मुच्छ कटिंगम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके और 10 पॉइंट टोटल है, ठीक है, इनको याद कर लेना। अगली बात, गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत, पहला अभिलेख से, सिक्के से, ठीक है, प्राग प्रशासित से, और कालिदास का साहित्य, और इसको बोलते हैं भावान्वेष। तो इसके और पॉइंट बाकी याद करना। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं कि हमारे पास अभिलेख क्या होता है, फिर अभिलेख के लाभ क्या होते हैं। कह रहे कि यह महत्वपूर्ण लेख दस्तावेज या ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में होते हैं, जो तामपत्र, पत्थर या किसी धातु की पट्टी पर राजा शासक द्वारा लिखवाए व खुदवाए गए थे, ठीक है। तो ये राजा के द्वारा लिखवाया जाता है कि हाँ भाई, हमारे बारे में ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसी को बोलते हैं अभिलेख। और अभिलेख के लाभ क्या है, ये एक स्थायी प्रमाण है, एक पक्का सबूत होता है। इसमें राजा के गुणों, उपलब्धियों, आदेशों और राजस्व के उत्कीर्ण, जो राजस्व के नियम है, जो राज करने के नियम है, वो सारे सारे उत्कीर्ण उखेड़ रखे होते हैं, ठीक है, छेनी हथौड़े से। अगला, राज्य के धर्म के बारे में ज्ञात होता है कि राजा का धर्म कैसा था। अभिलेखों से तत्कालीन तिथि के बारे में ज्ञात होता है, जो जो उनकी जो तिथि वगैरह है, जो डेट वगैरह है, तो उनके बारे में पता लगता है, ठीक है। और तत्कालीन शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है, और उस टाइम जो शासन था, जिसका राज था, ठीक है, वो राज किस तरीके से चला था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक के अभिलेख से हमें उनके धम्म व उनके प्रचार के बारे में ज्ञात होता है। जो अशोक का धम्म क्या था, ठीक है, उन्होंने उसका प्रचार कैसे किया था, इसके बारे में पता लगता है। और अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन 5 राजनीतिक केंद्र और पाटलिपुत्र, ठीक है, इन सब के बारे में ज्ञान मिलता है, ठीक है। अगली बात, इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी हैं, जिनकी अच्छी बातें उनकी होती है, उनकी बुरी बातें भी होती है। इनके कोई से 4 पॉइंट याद कर लेना, उन्हीं में से आता है, ठीक है। तो अभिलेखों की लिपि का अर्थ निकालने में समस्या, जो भाषा लिखी है उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अगला, अभिलेखों को पढ़ने में समस्या आ रही थी। और कुछ अभिलेखों में शासक व तिथि के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है, कि वहाँ का राजा कौन था और वहाँ वो किस डेट में राजा बना था, वो से कुछ भी नहीं लिखा गया। अगला, अभिलेखों के अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण हुआ, और जो अक्षर लिखे हुए थे वो काफी मिट मिट गए थे, ठीक है। और कुछ अभिलेखों का नष्ट हो जाना। तो ये सारी बात इसकी सीमाएं हैं। अगली बात करते हैं, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी व इतिहासकार का पुरातात्विक, ठीक है। इसने क्या क्या बातें बोली हैं। इसने बोला कि 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। दूसरी बात, भारत में राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, और ये इसी बंदे की वजह से मिली है, ठीक है। और भारतीय इतिहास के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है, ये हमें मिल गई है। उसके बाद भारतीय इतिहास के अलग अलग शासकों व मुगल खंडों को समझना सरल हो गया, भाई किसने कब तक राज किया, ठीक है, और किसका राज कब खत्म हो गया, इन सब के बारे में पता लगता है। अगला, मगध का शक्तिशाली होने के पीछे कारण, ठीक है, ये पूछ रहा है ये जो मगध है, ठीक है, ये इतना शक्तिशाली क्यों था। क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ थी, और जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी, और लोहे की खदान थी उनके पास, नदी द्वारा यातायात मतलब आने जाने के लिए योग्य व महत्वाकांक्षी शासक थे, बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार शासक थे। तो ये सारे सारे फायदे हैं इसके। अगली बात, ईसवी पूर्व प्रथम मध्य सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि लोहे का उपयोग बढ़ गया था, बौद्ध व जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था,
और सिक्कों का विकास हो चुका था और महाजन पद का जो उदय है, ठीक है, ये भी हो गया था और विशाल सेनाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। क्या हुआ, जंग के लिए ना लोग हमेशा तैयार बैठे रहते थे और महान शासकों की जो भूमिका है, ठीक है, वो चालू हो गई थी और जीवन के रहस्य को समझने के लिए ईरान, ठीक है, चीन और यूनान, ये सारे देश क्या है, और भारत, ठीक, ये सारे देश क्या आपस में मिल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अशोक के धर्म में कोई धर्म नहीं बल्कि हम्म यह अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि यह अनेकों धर्मों की महत्वपूर्ण विशेषता व नैतिक नियमों का संग्रह था जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके क्या क्या लक्षण थे, ये तो बस डिट्टो लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन में। तो पहले सभी धर्मों का सम्मान किया उसने अपने धर्म में। जो अशोक की जो बुक है, ठीक है, उसने उसमें क्या बता रखा है, उसने बोला कि सभी धर्मों का सम्मान करो। दूसरी बात, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना और पशु पक्षी के वध पर रोक। अगला, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, जो बूढ़े लोग हैं उनकी इज्जत करना। सेवकों व दासों के साथ उदार व्यवहार, जो भी सेवक वगैरह उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जाए और ब्राह्मणों को सम्मान देना, ठीक है। और धर्म महाभाष्य की नियुक्ति करना जो सभी धर्मों व संप्रदायों की देखभाल करे, ठीक है। और जो भी चीज हम कर रहे हैं वो सभी धर्मों के लिए अच्छा होना चाहिए। अगली बात हमारे पास है कि 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय क्या थे। पहला, लोहे के हल का प्रयोग किया गया, ठीक है, कुदाल का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधन कुआं, नहर, तालाब, नदी, ठीक है, इन सब में से लिया गया और भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को उगाना शुरू किया और खेती की नई तकनीक का प्रयोग करने पर फसल को बढ़ावा मिला, ठीक है। और कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, ठीक है, जो हमारे पास खेती की जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना और कृषि में खादों का प्रयोग करना, ठीक है। और फलों व सब्जियों के उत्पादन पर भी बल दिया। ये सारे हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। फिर देखो, अगली बात करते हैं पास है सिक्कों का महत्व, ठीक है। जो सिक्के वगैरह है उनकी हमें क्या आवश्यकता पड़ी है। तो पहला, सिक्के प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, इसी को ना सबसे पहला स्रोत मानते हैं इतिहास का। और अगली बात है कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश में शासकों द्वारा आरंभ किए गए। जो सबसे पहले जो सिक्का चला था, ठीक है, वो था सोने का सिक्का। अगली बात, आरंभिक ये खोजे, ठीक है, आरंभिक खोजे गए सिक्के हाथ सिक्के या पंचमर्क सिक्के जो चांदी से बने हुए थे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो खोजे हुए सिक्के हैं वो सोना या चांदी से बने हुए थे, ठीक है। और इसके बारे में और फिर कुछ बातें, ठीक है, इसको पढ़ लेने एक बार कि इसमें क्या क्या बातें हैं इसमें, ठीक है। अगला, अशोक मौर्य काल का एक महान शासक था, क्यों? क्योंकि अशोक के आदर्श कलिंग युद्ध के बाद युद्धों का त्यागना, पशु पक्षी के शिकार पर रोक लगाकर जन सेवा पर जोर दिया था और मांसाहार की जगह शाकाहार को बढ़ावा दिया। दूसरा, ये बहुत बड़े महान विजेता थे और महान शासक थे, प्रजा सुखी, ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए और अनेकों कार्य प्रजा के नैतिक स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करते थे, ठीक है। मतलब प्रजा के बारे में काफी ज्यादा सोचते थे, इसलिए इनको एक महान शासक बोला गया, ठीक है। और फिर इनके बारे में और बातें करें, बौद्ध धर्म को विश्वास धर्म बनाना, ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में सोचना, ठीक। और मानवता का प्रेमी थे कि हर हर इंसान के अंदर एक क्या है कि एक इच्छा होती है कि हाँ, अपना अपना ध्यान रखे वो, तो उन सब का भी ये ध्यान रख के चलता था, ठीक। तो इन सारी बातों के बारे में देख के चलना है। अच्छा देखो, जिसको ना वीडियो थोड़ी फास्ट लगती है वो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। अगली बात, मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषता क्या है। पहला, 5 राजनीतिक केंद्र, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ठीक है, तोसली, स्वर्णगिरी व तक्षशिला, ये सारे हैं। और असमान शासन व्यवस्था, मेघानी, पहाड़ी व समुद्र तटीय क्षेत्र पर शासन करना। तीसरा, प्रांतीय केंद्र का चयन करना, आवागमन का सुचारू बनाना, ठीक है। और सेना की समिति या उप समितियां बनाना, ठीक। तो ये सारी थी मौर्यकालीन शासन की विशेषता, जो प्रशासन है उसकी विशेषता, कि मौर्यकालीन शासन में क्या क्या काम चलते थे, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि तुम्हें इस पूरी वीडियो को समझना कैसे है। सबसे पहले मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें, और जितने भी टॉपिक हैं उन सबको बस तुम्हें अच्छे से रट्टे लगाने हैं।
इसका फ़ायदा ये होगा जब तुम एक बार से देख लोगे ना, एक ही बार में तुम जितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सारे के सारे कर लोगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।